नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड जजों के मामले को लेकर। हमारे देश में अजीब सी विडंबना है, जब कोई शख्स किसी अच्छे ओहदे पर या किसी शीर्ष पद पर होता है तो वहां उसे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे सत्ता से हटता है या पद से हटता है तो उसे तमाम खामियां नजर आने लग जाती है। हम बात करें अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार संजय बारू का, जब तक वो सत्ता में रहे तब तक वो मजे लेते रहे, मलाई खाते रहे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सत्ता से हटे तो तमाम खामियां नजर आने लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर एक किताब लिख दी, द एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 6 मई को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता रिटायर हुए थे। रिटायर के बाद जो उन्होंने जो टिप्पणी की वो बहुत ही चिंताजनक टिप्पणी। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सबको न्याय नहीं मिलता है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास मेहमान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, रविंद्र कुमार जी। इनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि जितने लोग जो रिटायर्ड जज हैं, चाहे जो सत्ता के ऊंचे पद पे जो बैठे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद ही इनमें अकल क्यों आती है और आखिर ये बात क्यों कहते हैं, इनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे संजय बारू का सबसे पहला उदाहरण, जब वो मीडिया सलाहकार थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सत्ता से हटे तो उन्होंने किताब लिख दी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऐसा है, एक फिल्म बनी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अनुपम खेर और बाकी लोगों ने जो है मोदी जी के कहने पे मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था, और वो बेसिकली एक सटायरिकल फिल्म बनाई गई थी ताकि मनमोहन सिंह को बदनाम किया जा सके। आरएसएस की ये पुरानी एक परंपरा है कि वो किसी भी व्यक्ति को जिससे वो वैचारिक स्तर पर लड़ नहीं पाते उसका वो मजाक उड़ाते हैं, उसका चरित्र हनन करते हैं। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है, जो संजय बारू ने लिखी, वो दरअसल मनमोहन सिंह के चरित्र हनन के लिए एक फिल्म बनाई गई थी। अब सवाल ये आता है कि संजय बारू मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, उनको बैठकों में जाने का हक था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बड़े करीबी से देखा भी है। और मनमोहन सिंह के टाइम में जब वो जो चीज़ें देखते थे उसके बाद उन्होंने 2017 में एक डायरी लिखनी शुरू की। डेली की डायरी लिखते थे, आज मैंने ये देखा, आज ये हुआ, आज ये हुआ। और जब मोदी चुनाव जीते तो उसे किताब लिखी थी मोदी की जीत का रहस्य, और उस किताब में उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि मोदी का मीडिया मैनेजमेंट अच्छा था, मोदी का बोलने का तरीका अच्छा था, और उन्होंने मोदी को बेचा। और जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो किताब है वो दरअसल उस किताब का एक बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं। अब सवाल ये आता है कि जब वो मनमोहन सिंह के साथ थे और उनके मीडिया सलाहकार थे, तब उन्होंने उनको ज्ञान की बात क्यों नहीं की। तो दरअसल हमारे यहाँ होता है कि एक राजनीतिक भाषा में हम एक शब्द बोलते हैं फिफ्थ कॉलम, कि जब सेना लड़ती है तो 4 युद्ध के जो हमारे भाग होते हैं वो नहीं लड़ते, एक 5वां और होता है जिनको हम कहते हैं फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम एक गाली है, मतलब के रावण दस्ते में 5वां वो दस्ता जो दुश्मन के खेमे में जाकर उसकी जड़ें खोदता है, उसको जो है हर तरह से नुकसान पहुंचाता है, और फिर जब बाद में जीत होती है तो वो 4 वाले जो घुड़सवार हैं उनके साथ जाके मिल जाता है। तो संजय बारू दरअसल जो है उस मनस्थिति के आदमी थे, वो थे मनमोहन सिंह के सरकार में, लेकिन वो काम कर रहे थे मोदी के लिए। अब सवाल ये आता है कि बाद में, अभी आपने जैसे कहा कि दीपक गुप्ता जी ने कहा रिटायर होने वाले दिन कि हिंदुस्तान में जो न्याय है वो गरीब को नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता, सामर्थ्यवान लोग जो है न्याय जो है हासिल कर लेते हैं, यानी एक लॉबिंग चल रही है। इसको हम कानून की भाषा में कहते हैं फॉरम शॉपिंग, कि आदमी ढूंढता है कि कौन सा जज हमारे फायदे का है, जो हमारे कहने पे आएगा। तो वो लोग कोशिश करते हैं बार बार कि हमारा अमुक केस जो है अमुक जज के ही लगे, तो इसको फॉरम शॉपिंग कहा जाता है। और फॉरम शॉपिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मान्य है। जैसे आप देखेंगे सुब्रत राय सारा के केस में, जैसे बेंच बदलती है वकील बदल जाता है, जैसे बेंच बदलती है वकील बदल जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि कौन सा जज किस वकील के चेहरे को पहचानता है, यानी कि अंदरूनी तार किसके कहाँ जुड़े हुए हैं। यही लाइजनिंग का सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में या सरकार में एक सिद्धांत है कि ये पता होना चाहिए कि अंडरग्राउंड करंट कहाँ जा रहा है। तो हिंदुस्तान में यह है कि दीपक गुप्ता ने ये बात कही, वो अगर बात अपने किसी फैसले में कहते तो देश के लोगों का भला होता, क्योंकि लोग कह सकते थे कि ये ऑथेंटिक एक जजमेंट में ही बात कही गई। लेकिन दीपक गुप्ता के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि वो जब से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं 2017 में, वो लगातार नागरिक स्वतंत्रता और न्यायिक जो निष्पक्षता है उसकी बात उठाते रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि अपने भाषण में, वो अहमदाबाद गए थे और वहां पर उन्होंने एक मेमोरियल स्पीच में, एक ट्रस्ट की मेमोरियल स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा था कि नागरिक को अधिकार है सरकार का विरोध करने का। 124A जिसमें कि ये प्रावधान है कि सरकार आपको बंद कर सकती है कि आप देशद्रोह कर रहे हैं,
राष्ट्र के खिलाफ कोई वो कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी नजीरें वहां पेश की थी और उन्होंने दिया था केस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का, जिसमें उनपे 1898 में सिडिशन का चार्ज लगा था कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, और तब प्रिवी काउंसिल ने उनको सजा भी दी थी तिलक जी को। लेकिन उसके बाद हमने देखा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि एडीएम जबलपुर का केस है, वो एक बड़ा विवादास्पद केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आम नागरिक की जीने का अधिकार भी सरकार के जो पुलिस वाला है अगर वो उसे गोली मार दे तो गोली मार सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो दीपक गुप्ता जो है, माइनॉरिटी डिसीजन जो था, जो जस्टिस HR खन्ना थे, उन्होंने लिखा था कि नागरिक का जो अधिकार है डिसेंट का, वो एक परम अधिकार है और उसको सरकार जो है खत्म नहीं कर सकती। तो दीपक गुप्ता जो है उस लॉबी के आदमी हैं जो मानते हैं कि डिसेंट करना, सरकार से विरोध करना, देश का विरोध करना नहीं। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात है कि दीपक गुप्ता साहब जब रिटायर हुए तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, एक बहुत हिम्मत वाला काम होता बोलना भी। लेकिन एक सवाल सब खड़ा ये होता है कि जब आप पद पर रहते हैं, संजय बारू की बात करें, संजय बारू जब मीडिया सलाहकार थे, ठीक है आपने जो देखा कुछ गलत भी देखा कुछ अच्छा भी देखा, आपको वही टोकना चाहिए क्योंकि मीडिया सलाहकार थे। मीडिया सलाहकार वही अच्छा होता है जो आपको गाइड करे, आपको अच्छी बातें बताए। लेकिन आपने उसमें नजरअंदाज मत करके आपने झकास की तरह आपने आंखों पट्टी मान रखी थी। दीपक गुप्ता साहब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे न्याय जो है अमीर आदमी के लिए न्याय है, गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं। तमाम ऐसे सब बहुत लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है और खासकर जजों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जज जब रिटायर होता है तभी उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे जो पूरी व्यवस्था है, ऐसे आप इस तरह समझिए कि एक मशीन है और ये जो जज होते हैं या ये जो IAS ऑफिसर होते हैं, मंत्री होते हैं, इवन राष्ट्रपति होते हैं, वो मशीन का एक पुर्जा है। एक पुर्जा जो है मशीन की खराबी के समय में बोलना नहीं चाहता। बोलना ऐसे नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर जो है बदनामी चढ़ेगी और लोग कहेंगे कि मैं जो है खुलकर विद्रोह कर रहा हूँ। विरोध करना और विद्रोह करना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लोग विरोध भी नहीं करते। मैं आपको एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के एक राष्ट्रपति थे पंडित शंकर दयाल शर्मा। जब वो रिटायर हुए तो वो सर्कुलर रोड पे रहते थे, तो उन्होंने एक बार बड़ी व्यथा अपनी व्यक्त की कि मेरा जो है बाथरूम का जो टॉयलेट है वो खराब है और मैं CPWD को शिकायत करता हूँ, ठीक नहीं करते, 3 दिन से ठीक नहीं हुआ। तो मैंने मेरी उनसे जब इस बारे में बात हुई तो मैंने एक चिट्ठी उनको लिखी कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब आप पद पर थे, देश के राष्ट्रपति थे, तब भी आपको पता था व्यवस्था में क्या खामी है, लेकिन तब आपने सुधारने की कोशिश नहीं की। तो शिकायत करना जो लोग करते हैं और पद पे रहने के बाद करते हैं, दरअसल ये उनको ये मानना चाहिए कि अपने समय पे रहते हुए उन्होंने व्यवस्था को खुद नहीं सुधारा है और उसके जिम्मेदार वो खुद। लेकिन सर पद पे रहते हुए अगर आप किसी बात के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो विद्रोह नहीं कहा जाएगा, उसको सकारात्मक ढंग से लिया जाएगा। आप उस समय तो इन बातों को नहीं उठाते, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं या पद से जब हट जाते हैं तो आपको तमाम खामें नजर आने लग जाती है। लेकिन वो दुरुस्त होगी कैसे, क्योंकि हमारा सिस्टम भी रिटायर्ड हो गया, कोई अगर पद से हट गया उसकी कौन सुनेगा, उसकी कोई नहीं सुनता है। रिटायर्ड आदमी की आप देखेंगे बहुत सारी बात के, अभी जैसे गौतम गंभीर के बाप की गाड़ी चोरी हो गई, आप देखेंगे कि रिटायर्ड जज के घर चोरी हो जाती है, उसके कालीन चुरा के ले आते हैं। मैं आपको 20 ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ और तब उनको जो है पुलिस वाला जो चक्करगन्नी का नाच रचाता है वो सबको पता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश में लोग जो है बोलना पसंद नहीं करते। आज भी जो है घूस जो है जो लेते हैं वो यही मान के चलते हैं कि घूस दे के ही काम कर लो, कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो रिश्वत दे के छूट जा। यानी कि लोग जो है सम्मान, न्याय और हक को जाहिर नहीं करना चाहते और इसलिए पूरी व्यवस्था में जो सड़ांध है उसको कोई ठीक नहीं करता। यानी सर ये कह सकते हैं कि जब आदमी शीर्ष पद पर होता है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, इतनी ताकत नहीं होती है कि वो गलत काम के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ आवाज उठा पाए। नहीं, वो जानते सब कुछ है, हर आदमी सब कुछ जानता है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों पहला आदमी बनूं जो बताए कि भाई ये गलत है। तो हर आदमी जो है चाहता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो जब खाने को मिल रहा है मीठा तो मैं क्यों बोलूं कि इसमें क्या खराब। अच्छा सर, ये रिटायर्ड जज जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गरिमा जो है तो धूमिल होती है। सुप्रीम कोर्ट पे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक रिटायर्ड जज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातों से बचना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने आप में एक चेंज नहीं लाना चाहिए। देखिए मजदूरों के मामले को लेकर तमाम ऐसी बात हुई जब सुप्रीम कोर्ट जहाँ लगा सुप्रीम कोर्ट को जहाँ बोलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहाँ चुप रहती है, आंखों में पट्टी बांध देती है। देखिए ऐसा है, जज के एक समझिए कि अगर आप जज हैं मान लीजिए, तो आप उसी बात पे टिप्पणी कर सकते हैं जो मामला मुकदमा आपके सामने आएगा। हर चीज पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जब मुकदमा आपके सामने आता है तब आपको वैचारिक तौर पे सोचना चाहिए कि मुझे क्या न्याय कह रहा है, क्या देश का संविधान कह रहा है, क्या गरीब के हित में है या क्या सच है। सच बोलने के लिए तो न्याय है। न्याय की जो देवी है उसकी आंखों पे पट्टी जरूर बंधी है।
लेकिन उसके हाथ में जो तराजू है वो इस बात के लिए कि दोनों पड़ले बराबर रहें, बेईमानी ना हो, डंडी मारी ना की जाए। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो जज कौन बनते हैं? जज बनेगा जिसका बाप जज होगा। कई पीढ़ियां हैं जो जज बनती चली जा रही हैं, कई परिवार हैं जिनके 16-16 आदमी जज हैं। तो जज बनने का पैमाना जो है हिंदुस्तान में, वो आपका ज्ञान नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है, आपकी कार्य क्षमता नहीं है, वो क्या है आपकी जोड़ तोड़, कैसे आप चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, आपका नाम कैसे चल रहा है। 4 स्तर पे आपका नाम चलता है। पहला नाम चलता है कि हाईकोर्ट की जो कॉलेजियम है वो आपके नाम को एक्सेप्ट करता है, फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसका एक्सेप्ट करता है, फिर सरकार के पास जाता है, फिर सरकार का कॉलेजियम अपना जो इंटरनल है आईबी वगैरह वो चलता है, फिर उसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसमें इतने सारे इफ एंड बट्स हैं कि जिसको पेच लगाना होता है। अगर आप कहीं अटक गए, सरकार को जब लगता है कि आदमी ये जज जो है ये हमारी विचारधारा का नहीं है, या हमें परेशानी खड़ी करेगा, तो हर आदमी एक ऐसा जज चाहता है जो उसकी सुविधा के अनुसार चले। और सुविधा के अनुसार अगर मैं चलूंगा तो जब जज शपथ लेता है तो वो होता है कि मैं भय या घृणा या स्नेह या द्वेष के बिना जो है फैसला करूंगा। लेकिन जब वो असल में फैसला करता है तो वो देखता है कि सामने वाले का ड्रेस और एड्रेस कौन है। और इसीलिए आप देखेंगे भारत सरकार जो है जब भी जाएगी कहेगी जी हमारे काम में लिमिटेशन एक एक्ट छोटा था कि मैं कहूंगा जी 60 दिन में करनी थी, 61वें दिन मेरे का एक दिन मैं बीमार था या नहीं हुआ तो मेरे को आप माफी दे दो। एक दिन की छूट आदमी को नहीं मिलती। सरकार को छूट मिल जाएगी 13 साल की, 14 साल की, 18 साल की। वो कहेंगे हाँ जी सरकार में, क्योंकि वो क्या मान के चलते हैं कि हम सरकार के नौकर हैं। वो ये नहीं मानते कि हम जनता के नौकर हैं। अगर वो मान लें कि हम संविधान के नौकर हैं तो ऐसी गलती कभी नहीं। चलिए सर, आपका बहुत धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविंद्र कुमार जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता रिटायर हुए, उन्होंने तमाम बातें कही सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तमाम उन्होंने ऐसी सी बातें कही जो आदमी सोच भी नहीं सकता। इसके बाद जिक्र करें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू का। जब तक वो सत्ता की मलाई खाती रहे तब तक उन्हें सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन जैसी सत्ता से हटे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता से हटे, उन्होंने किताब लिख दी। किताब चाहे किसी के इशारे पर लिखी हो, लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जब आप सीट पर रहते हैं तो आपकी हिम्मत, तब आपकी ताकत जब आप क्यों दे जाती है, तब आप क्यों नहीं किसी गलत काम के खिलाफ या गलत नतीजे के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब आप आवाज नहीं उठाते। लेकिन जैसे ही आप सत्ता से हटते हैं या पद से रिटायर होते हैं तो तमाम खामियां आपको नजर लग जाती है और तमाम आप में ऐसे बुद्धि का जागृत हो जाती है जो कहने लगता है कि अगर आप वाकई आपको कुछ बना दिया जाए तो आप देश को हिला कर रख देंगे। ये बहुत ही चिंता वाली बात है, चिंता का विषय। इस पर सबको सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।